नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। मैं हूं समर्थ वाजपेयी। 14 साल पहले उत्तर प्रदेश से अलग हुए उत्तराखंड को न जाने किसकी नजर लग गई है। आए दिन भ्रष्टाचार के मामले, बुनियादी विकास से महरूम और लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था, इन सबका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? क्या ये वही उत्तराखंड है जिसकी स्थापना के लिए जन आंदोलन में न जाने कितनों ने अपनी जानें गंवाई थी? 20 नवंबर को पिथौरागढ़ से हल्द्वानी एक शादी में अपने परिवार के साथ आई 7 साल की मासूम कशिश को अगवा कर लिया गया। कुछ समय बाद जब ढूंढने पर वो नहीं मिली तो परेशान परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। इस मामले में भी वही हुआ जो अक्सर ऐसे मामलों में होता है। कार्रवाई करने का झूठा आश्वासन देकर पुलिस ने परिवार को लौटा दिया। जिस वक्त पुलिस हीला हवाली कर रही थी और कशिश के परिवार वालों का बुरा हाल था, उस वक्त एक दरिंदा 7 साल की मासूम कशिश को अपनी हवस का शिकार बना रहा था। उसके नन्हे जिस्म के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक उस शख्स ने किया। एक तरफ घर वाले परेशान थे, दूसरी तरफ पुलिस बेपरवाह। कार्रवाई के नाटक में पूरे 6 दिन निकल गए, लेकिन कशिश का कोई अता पता नहीं था। अचानक 26 तारीख को स्थानीय लोगों के ढूंढने पर कशिश का शव गोला नदी के किनारे जंगल में मिला। मासूम कशिश के साथ रेप और हत्या की इस घटना से उत्तराखंड में लोग सख्ते में हैं। लोग भारी मात्रा में सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति उग्र होते देख राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले में एसआईटी का गठन करके अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रयास तेज करने के निर्देश दिए। इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस मामले में सियासत भी खूब हुई। राज्य विधानसभा में विपक्ष ने हंगामे करके प्रश्नकाल के बाद इस मामले में नियम 310 के तहत चर्चा कराने की मांग की। उधर कशिश के परिजन हल्द्वानी के रामलीला मैदान में धरने पर बैठकर इस मामले में अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने अस्पताल की मोर्चरी में रखी कशिश की लाश को भी उठाने से इनकार कर दिया। प्रदेश में कानून व्यवस्था की लगातार बिगड़ रही स्थिति का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? 2 तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, हल्द्वानी और रामनगर की। आखिरकार प्रदेश की इस लचर कानून व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रदेश सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? क्या प्रदेश की पुलिस जिम्मेदार नहीं है? एक मासूम लड़की के साथ इतना विभत्स घटना एक मासूम लड़की के साथ अंजाम दी जाती है, उसके बाद 7 दिन तक पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी रहती है। 7 टीमों का गठन किया जाता है, पुलिस की 7 टीमें बनाई जाती हैं और वो 7 टीमें भी कशिश को नहीं ढूंढ पाती हैं। स्थानीय लोगों के ढूंढने पर कशिश का शव बरामद होता है। स्थानीय लोगों की तहरीर पर कशिश का शव बरामद होता है। उसके बाद पुलिस बड़ी बड़ी बातें करती है, कार्रवाई की बड़ी बड़ी बातें करती है, सरकार की तरफ से तमाम बातें की जाती हैं, विपक्ष ने भी राजनीति करी। लेकिन जो सवाल उठकर के आ रहा है वो यही है कि आखिरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था जो लगातार बिगड़ती जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो इस लचर कानून व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? बड़े सवाल हैं। पूरी वारदात सामने आई, जब ये पूरी घटना सामने आई, तब कई तरह के बयान भी सामने आए। पुलिस अपना पक्ष रख रही है, सरकार अपना पक्ष रख रही है और विपक्षी दल भी सरकार को घेरने के तमाम कोशिश विपक्षी दल भी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है पुलिस का इस पूरे मामले में? आइए सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। नहीं, हमने जो ये लड़की जो है 20 तारीख का जो शादी का एक समारोह था, जो शीश महल जो नदी के उस पार में पड़ता है, उसी में जो है लगभग शाम को 8 बजे लगभग इनको जो परिवार वालों ने देखा था ये मिसिंग थी उस समय। फिर उन्होंने भी लगभग 1 घंटे को अपने जहाँ पे खोजने के लिए कोशिश किया है। फिर हमारे पास खबर दी गई, फिर हमने भी लगभग 7 टीम बने के जो है विभिन्न प्रकारों से हमने भी इसके लिए इस लड़की का तलाश में हम पे लगे हुए थे।
नहर में भी देखा गया है कि चोरगुले का जंगल, लाल कुआं, सभी जगह पे हमने देखा गया है। आज हमको इधर नीचे की तरफ हम कोमिंग करके ऊपर का आ रहे थे, उस समय हमारे पास सूचना मिली थी कि इधर एक लड़की का बॉडी मिली करके। फिर हमने आके देखे, अभी आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं इसमें। इस पूरे मामले में छात्र नेताओं का और सामाजिक कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, आइए वो भी सुन लेते हैं। पीजी कॉलेज से आवाज उठाती हूँ कि कशिश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। उन्हें ऐसी सजा दी जाए कि आज के बाद कोई दूसरी कशिश, कोई दूसरी लड़की इस यौन उत्पीड़न का शिकार ही ना हो। कहते हैं कि लड़कियां जींस पहनती हैं, लड़के ऐसा करते हैं। वो तो 7 साल की लड़की थी, उसने क्या किया, उसकी क्या गलती थी? ऐसे हमारे यहाँ मासूम उसका हुआ था महिमा हत्याकांड का खुलासा भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं, बंद कर दिया गया। उसके चाचा ने किया, उसके दादा ने किया, किसी ने किया, लेकिन हम कुछ नहीं जानते, उसका कुछ हुआ ही नहीं। दिल्ली में गैंग रेप हुआ, उसका कुछ नहीं हुआ, 1 साल बाद उसकी हुई, लेकिन उन्हें फांसी अभी तक नहीं दी गई है। मेरा यही कहना है कि उनको फांसी दो, फांसी दो। क्या लड़कियों के ऐसे करके एक लिस्ट बनानी है? पुलिस प्रशासन बदलनी चाहिए। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ, हमारे सारे छात्र नेता यही कहते हैं कि पुलिस प्रशासन बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। हल्द्वानी में जो 7 साल की लड़की के साथ बलात्कार की हत्या की गई, इसके लिए हमारा ये कहना है कि जो उत्तराखंड की सरकार है और जो देश की सरकार है वो इसके लिए जिम्मेदार है। 5 साल पहले भी रामनगर में महिमा हत्याकांड हुआ था इसी तरीके से। तब रामनगर की जनता ने जो है सीबीआई जांच की मांग की थी। तब भाजपा की सरकार थी और भाजपा की सरकार ने जनता की सीबीआई जांच की मांग को नहीं सुना और पुलिस ने जो है महिमा हत्याकांड की क्लोजर रिपोर्ट जो है कोर्ट के अंदर दाखिल कर दी। आज 5 साल बाद महिमा की तर्ज पर ही जो है कशिश हत्याकांड हल्द्वानी के अंदर दोहराया गया है और वही भारतीय जनता पार्टी जिसने सीबीआई जांच से इनकार किया था, आज वो विधानसभा के अंदर जो है तमाम तरीके की ड्रामेबाजी कर रही है। तो हम कहना चाहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जनता के खिलाफ काम कर रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कतई गंभीर नहीं है और तमाम जिसको बोलते हैं कि संचार माध्यमों से महिलाओं को उपभोग की वस्तु के रूप में जो है प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे पूरे समाज की मानसिकता जो है विकृत हो रही है। और इसी का कारण यह है कि तमाम घरों के अंदर, समाज के अंदर, मोहल्लों के अंदर आए दिन महिलाओं के साथ अपराध और अश्लीलता की घटनाएं बढ़ रही हैं। इन सब रोक लगाने के लिए देश के अंदर सामाजिक जागरूकता जरूरी है। और हम दूसरी बात ये भी कहना चाहते हैं कि देश के अंदर जब तक ऐसा माहौल नहीं बनेगा कि महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी का अधिकार मिले और जितनी भी अश्लील तरीके से महिलाओं को चाहे किसी भी माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, चाहे वो विज्ञापनों में प्रस्तुत किया जा रहा है, चाहे वो पत्र पत्रिकाओं में प्रस्तुत किया जा रहा है, जब तक उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी तब तक समाज की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि समाज की मानसिकता में बदलाव आना चाहिए। और दूसरा, पुलिस प्रशासन जब भी महिलाओं के साथ अपराध होता है, जब भी महिलाएं थाने के अंदर अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए जाती हैं, उसका एक ही तरीका होता है, या तो कंप्रोमाइज करा दो या रिपोर्ट ही मत लिखो। उससे भी जो है तमाम तरीके के अपराधों को जो है समाज में बढ़ावा मिलता है। हम लोग यहाँ पर रामनगर के लोगों ने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया है और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप। तो आपने सुना, ये स्थानीय लोग, वहां के सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता बेहद गुस्से में हैं, क्योंकि इस तरह की वारदात, इस तरह की घटना अगर कहीं भी घटेगी तो गुस्से में होना लाजमी है। लेकिन सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। और इस पूरे मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता भी अपने तमाम तरह के बयान इस पूरे मामले में दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद उस्मान जुड़ चुके हैं। उस्मान, अब ये बताया जा रहा है कि इस शख्स की, जो आरोपी है इस पूरे मामले में, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। कहां से गिरफ्तार हुआ है ये शख्स? मैं आपको बता दूं समर्थ, जिस तरह से ये 20 तारीख को ये जो कशिश थी ये गायब हुई थी और इसका शव 25 तारीख का लगभग मिला था, एक सप्ताह के बीच में। तो उसके बाद जो एसटीएफ की टीम द्वारा इसकी तलाश की जा रही थी लगातार, तो हरियाणा बॉर्डर पे इसको बताया गया कि वहां दिखा गया है। तो इसको वहां पर पकड़कर एसटीएफ टीम देहरादून ले आई है, जिसको अभी एक्सपोज नहीं किया है मीडिया के सामने। तो इतना समय क्यों लग गया उस्मान? 20 तारीख की ये पूरी वारदात है, 20 तारीख की घटना है और अब जाकर के 28 तारीख को अगर पकड़ा जा रहा है और 6 दिनों तक तो लाश की भी शिनाख्त नहीं हुई इस लड़की की। इतना समय क्या कर रही थी राज्य की पुलिस इतने दिनों तक? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पुलिस का ये रवैया, जो महिलाओं या बच्चियों के साथ जो ये केस होते हैं, इस तरह के अपराध होते हैं, उनमें ढीला रहता है। तो इन केसों को इन मानसिकता के लोग जो दोषी होते हैं, अपराधी होते हैं, इनको आगे बढ़ावा मिलता। तो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं, पुलिस प्रशासन की लापरवाही चल रही है कि इतना समय इन्होंने इसको खुलासा करने में लिया। अभी ये पूर्ण रूप से नहीं रह पा रहे हैं कि ये अपराधी, क्योंकि अभी डीएनए टेस्ट कराने के बाद ही पूर्ण रूप से तो अपराधी घोषित करेगी पुलिस। जी, तो उस्मान, क्या पुलिस से आपकी बातचीत हुई है? क्या पुलिस ने बताया कौन कौन सी धाराएं इसके खिलाफ पुलिस लगाने के बारे में सोच रही है? किन किन धाराओं में इसको? जी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी पुलिस अभी कुछ भी कहने में असमर्थ है, क्योंकि अभी तक अपराधी को यहाँ एक्सपोज नहीं किया गया है। अभी उनका कहना है कि पूर्ण रूप से पूछताछ की जा सकती है, इसे किस लिए अपराध किया। तो इसका पुलिस द्वारा यही बताया गया है कि इसने नशे में ये अपराध किया है और उसको बच्ची को मार डाला।
जी बहुत बहुत धन्यवाद उस्मान हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो उस्मान बता रहे थे गिरफ्तार कर लिया गया है उस शख्स को, लेकिन बड़े सवाल यह हैं कि आखिरकार इतने दिनों तक पुलिस क्या करती रही। 7 टीमें गठित होती हैं पुलिस की और उसका नतीजा क्या होता है? 8 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, 6 दिन बाद शव की बरामदगी होती है, वो भी स्थानीय लोगों की मदद के साथ। ये राज्य की पुलिस है, ये उत्तराखंड की सरकार है और ये वहां की घटनाएं हैं। बड़े सवाल खड़े करती हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती हैं। तो इन तमाम उत्तराखंड की जो कानून व्यवस्था है, इस पर बातचीत करने के लिए इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों इस तरह की चीजें उत्तराखंड में हो रही हैं। ये क्या वही उत्तराखंड है जिसके लिए कई लोगों ने आंदोलन में अपनी जानें गंवाई थी? 14 साल बाद की उत्तराखंड की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर कानून व्यवस्था लचर है, बुनियादी विकास से जनता कोसों दूर है और आए दिन भ्रष्टाचार और घोटालों जैसे मामले सामने आते हैं। ये वही उत्तराखंड है जिसके लिए कई लोगों ने आंदोलन करके अपनी जानें गंवाई थी। बड़े सवाल कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं, बड़े सवाल सरकार की कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे हैं और बड़े सवाल पुलिस के तंत्र पर खड़े हो रहे हैं कि इस तरह से एक 7 साल की मासूम लड़की को अगवा करके उसके साथ बलात्कार किया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और राज्य की पुलिस हाथ में हाथ धरकर बैठी रहती है। सरकार की तरफ से क्या घोषणाएं की जा रही हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में कानून व्यवस्था पर और तमाम उत्तराखंड के मसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुनील नेगी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में सर। हमारे साथ प्रदीप वेदवाल जी जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, और हमारे साथ प्रेमा धोनी जी जुड़ चुके हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा सुनील नेगी जी आपसे, घटना घटती है बलात्कार की, 7 दिन बाद शव की बरामदगी होती है, क्या कर रही थी पुलिस? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कशिश के परिवार को अपनी संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। इस दुख की घड़ी में पूरा उत्तराखंड ही नहीं, पूरा देश उनके साथ है। ये बड़े दुख की बात है कि उत्तराखंड का आज पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, उसमें तालमेल के अभाव में दिनों दिन क्राइम में बढ़ोतरी हो रही है। और आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की स्टैटिस्टिक्स में नज़र डालें तो पिछले अक्टूबर से लेकर मार्च तक, जब से हरीश रावत इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, 38 बच्चे महानगर से गायब हैं। यही नहीं, स्थिति बड़ी भयावह है। हालांकि आंकड़ों का बड़ा अभाव रहता है उत्तराखंड की अगर कानून व्यवस्था की हम बात करें, लेकिन 2008 के आंकड़े आज गूगल सर्च पे मिलते हैं और उसमें आपको बड़ा ताजुब होता है ये जानते हुए कि 1008 मर्डर हुए, जिसमें से 57 मर्डर हरिद्वार में हुए और 38 मर्डर जो है वो देहरादून या आसपास के शहरी इलाकों में, इंटीरियर्स में मात्र 12 मर्डर हुए। लेकिन उसके बावजूद पुलिस के जो अन्य रिकॉर्ड हैं 11-12 के, वो ये दावा करते हैं कि 80% क्राइम रेट का सॉल्यूशन है उत्तराखंड में। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर हम कशिश का मामला देखते हैं तो 8 दिन के बाद पुलिस इस मामले को हल करने में कामयाबी हासिल करने का दावा करती, जबकि अभी भी ये बात हजम नहीं होती है कि वो व्यक्ति अकेला था या उसके साथ और लोग भी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आखिर ये सब जो क्राइम बढ़ रहा है, खासतौर से बच्चियों के साथ, जो हाल ही में दिल्ली के कपल के साथ चक्राता में बलात्कार हुआ, उसके बाद मर्डर कर दिया गया, आखिर ये चीजें घट क्यों रही है? बेसिक हमारी जो देश में मानसिकता है, उस मानसिकता का प्रभाव दिनों दिन बढ़ रहा है। मानसिकता पर भी हम चर्चा करेंगे सुनील जी, मानसिकता भी है जो बदलने की जरूरत है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो लचर रवैया वो पुलिस का नजर आया इस पूरे मामले में। प्रदीप जी, जिस तरह से पुलिस की पूरी कार्रवाई अभी तक हुई है इस पूरे मामले में, किस तरह से आप इसको कम से कम देखते हैं? क्योंकि इस तरह की किसी राज्य की पुलिस की अगर कार्यप्रणाली है तो उस पर सवाल उठने जरूरी हैं। देखिए समर्थ, उत्तराखंड पुलिस का जो स्लोगन है वो मित्र पुलिस की बात करते हैं, लेकिन उत्तराखंड पुलिस का जो काम करने का जो ढर्रा जो सिस्टम वो अभी तक मित्रता वाला नहीं बना है। बात कशिश हत्याकांड की या उससे पहले रामनगर में जो महिमा हत्याकांड हुआ था या कोटद्वार का रचना हत्याकांड है, इन सब हत्याकांड में उत्तराखंड पुलिस कहीं ना कहीं असफल साबित होती है। उत्तराखंड में समर्थ 2 तरह की पुलिस होती है। एक होती है राजस्व पुलिस, जिसको कि गांधी पुलिस पहले कहा जाता है, पटवारी जिसमें व्यवस्था होती है। एक होती है कि जो शहरी पुलिस जो है। अब आप देखिए, जैसे कि नेगी साहब ने भी कहा कि जो क्राइम जो बढ़ रहा है वो क्राइम बढ़ रहा है मैदानी इलाकों में,
आप पहाड़ी इलाकों में देखेंगे तो वहाँ क्राइम कम है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहाँ क्राइम इतना बढ़ गया है कि अगर आप तराजू लगाएंगे तो तराजू में मैदानी इलाकों का पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा। और उत्तराखंड जो है वो ऐसगाह बन रही है अपराधियों के लिए बड़ा सॉफ्ट टारगेट है उत्तराखंड। 2 मिनट में आदमी देहरादून पहुंच जाता है, मसूरी पहुंच जाता है पल भर में। उसके बाद जो चक्रोता का इन्होंने बात कही कि चक्रोता में जो है कि एक प्रेमी जोड़े का मर्डर हो जाता है। कशिश वाले केस में आप देखिए, ये परिवार पिथौरागढ़ का था, पिथौरागढ़ से ये लोग आए थे शादी समारोह में, और शादी समारोह में शिरकत करने के ही दौरान उस बच्ची को वहां से उठा लिया जाता है और बेरहमी से उसके साथ जो कृत्य होता है उसके बाद उसकी हत्या होती है, और 6-7 दिन तक उसके शव का भी पता नहीं चलता, ये पता नहीं चलता है कि वो बच्ची जीवित है या नहीं है। और वो भी जब स्थानीय लोग वहां की तलाशी करते हैं तब जाकर के पुलिस उसको उस शव को भी ढूंढ पाती है। गोला नदी के जो तट पे है वहां पे वो शव मिलता है। पुलिस की कामयाबी नहीं है इसमें बल्कि उन लोगों की मदद है जो लोग एक प्रकार से सामूहिक जनभागिता के तौर पर उस बच्ची को ढूंढने निकले थे। तो पुलिस की पहली फेलियर तो यहाँ है कि 7 दिन तक पुलिस क्या कर रही थी। हल्द्वानी जो है, मैं आपको बता दूं समर्थ, की देहरादून के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है उत्तराखंड का, और उत्तराखंड का सबसे आर्थिक संपन्न शहर भी है हल्द्वानी। और हल्द्वानी पुलिस के जब ये हाल हैं तो आप लगा लीजिए कि दूसरे जो शहर है उनके क्या हाल होंगे। और जब डीआईजी साहब से, राज्य के डीआईजी साहब, जब डीआईजी से बातचीत करी गई, पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उनका क्या बयान था। उन्होंने कहा कि हम अपील करते हैं स्थानीय लोगों से कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखें। कानून व्यवस्था बनाने का जो जिम्मेदारी पुलिस की होती है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो राज्य के लोगों से कह रहे हैं कि जरा दरअसल आप प्रदर्शन ना करें, आप कानून व्यवस्था बनाए रखें। बड़े सवाल खड़े होते हैं। प्रेमा जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने वहां पर उत्तराखंड की जमीन पर काम किया है। क्या इसी तरह की पुलिस है उत्तराखंड की? क्या इसी तरह की हृदयहीन पुलिस है उत्तराखंड की जो इस तरह के बयान देती है और इस तरीके से जिस राज्य में निर्भीक होकर के मुजरिम घूमते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं प्रेमा धोनी जनरल सेक्रेटरी सौथान, और सौथान की टीम कशिश को और उसके परिवार को सांत्वना देती है और कशिश की आत्मा की शांति की प्रार्थना करती है। देखिए, ये एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है, और जिस भारतवर्ष में ये मुद्दा जो नारी को लेके वुमेन सिक्योरिटी एक जो है पहला मुद्दा बनाया गया है, लेकिन आज मैं वो देखी उत्तराखंड जो एक देवभूमि कहलाई जाती थी, वहाँ पर इस तरह की जघन्य अपराध, वो भी एक छोटी सी 7 साल की बच्ची के साथ हुआ। ये बहुत ही बड़ा घोर अपराध है जिसको हमारी सारी महिलाओं और हमारे जो देश के लिए, राज्य के लिए एक बहुत ही घृणित घटना घटी है जिसका हम, लेकिन मैं आपको बता, देखिए जो पुलिस का जो कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ मुझे बहुत पुअर दिखा मुझे पुलिस का कम्युनिकेशन। प्रेमा जी, मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से आप राज्य में काम करती रहती हो, जैसे मैंने आपसे सवाल भी किया, क्या इसी तरह से आपका भी साबका पड़ा होगा पुलिस के साथ? कई मामलों को लेकर के आप भी पुलिस के पास गई होंगी, जो भी स्थानीय लोगों की समस्याएं होंगी, क्या इसी तरह से पुलिस वहां काम करती है? देखिए, ये बात तो जब भी को भी, अगर मैं आपको सामाजिक कार्यकर्ता कोई नहीं, मैं एक कॉमन उसके पे जाती हूँ, तो उनका जो पुलिस का जो फर्स्ट इंटरेक्शन जो होता है वो एकदम मतलब इतना अच्छा नहीं होता कि आप कहें कि आपको लगे कि ये हमारी सुनवाई करेगी। हाँ। ये राज्य उत्तराखंड की पुलिस के नहीं, पूरे देश की पुलिस का है, यही हाल है। उनका कहने का लबोलुबाब ये है कि पुलिस का चरित्र पूरे भारत में एक जैसा ही है, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो चाहे वो उत्तराखंड की पुलिस। लेकिन स्लोगन तो लेकर के घूमते, जैसे आप भी प्रदीप जी बता रहे थे कि मित्र पुलिस लेकर के स्लोगन लगाने से ये होता है सदैव आपके साथ, लेकिन पुलिस कभी समय साथ पे होती नहीं है। वारदातें घट जाती हैं, हो जाती है। आज 8 दिन उस बच्ची के साथ हो गए, लेकिन उस बच्ची का पुलिस इतनी क्यों पीछे रही कि उस कार्यवाही उसको क्यों उसके साथ वो नहीं किया गया, क्यों? जी सुनील नेगी जी, जिस तरह से पूरी घटना हुई है, पुलिस की तो हम चर्चा कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की तो चर्चा कर ही रहे हैं, राज्य सरकार के ऊपर भी तो इल्जाम लगते हैं। अगर इस तरीके की कानून व्यवस्था है वहां पर, राज्य पुलिस जो है वो राज्य के अधीन आती है, सरकार के अधीन, क्या कर रही है उत्तराखंड की सरकार, हरीश रावत की सरकार? इस तरह की पुलिस है उत्तराखंड की सरकार की? देखिए, राज्य को बने 14 वर्ष हो गए, सभी लोग जानते हैं राज्य के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी। लगभग 56 जाने राज्य के लिए गई हैं और हजार लोगों ने जेल के पीछे उन्हें ठूसा गया, उन्होंने मेंटल फिजिकल टॉर्चर फेस किया। जिस अवधारणा के लिए हमने राज्य बनाया था, उस अवधारणा में विकास, आर्थिक सामाजिक विकास के साथ साथ वहाँ की जनता की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा
और फिजिकल सुरक्षा एक अहम मुद्दा, जिसमें महिलाओं का मुद्दा सबसे बड़ा था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे आज कहना पड़ रहा है कि जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं सरकार के पास आज क्राइम के, उसमें टोटल में से 33% जो मर्डर्स हुए हैं, क्राइम हुआ है, वो महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर के हुआ बिल्कुल, है और डॉरी को लेकर के हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल। यानी उत्तराखंड जैसे प्रदेश में, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, शांति प्रदेश कहते हैं, जिसकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं, वहां पर आज की तारीख में औरतें जल रही हैं, उत्पीड़न से मर रही हैं, लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन वहां शांत बैठा है, बिल्कुल इग्नोरेंट है, नेग्लिजेंट है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूं ये है कि वहां के पॉलिटिकल सिस्टम और पुलिस सिस्टम के बीच में समन्वय का बहुत बड़ा अभाव है, और वहां के पॉलिटिकल सिस्टम के एजेंडा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को टैकल करना एक प्राथमिकता का सवाल नहीं है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग उत्तराखंड से पलायन की बात करते हैं। हम लोग कहते हैं कि 20 लाख लोग 14 वर्ष में पलायन कर चुके हैं उत्तराखंड के बाहर, 16% प्रतिवर्ष के हिसाब से। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि जिस रफ्तार से बाहर के लोग, उत्तराखंड के लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, उसी रफ्तार से बाहर के लोग उत्तराखंड को एक बहुत ही सहूलियत वाली सैरगाह समझ करके, एक सॉफ्ट, जैसे भाई ने कहा भी, एक सॉफ्ट डेस्टिनेशन समझ के वहां पर जा रहे हैं, और वहां पर धंधों की आड़ में वहां की महिलाओं के साथ वैश्याना हरकत कर रहे हैं और क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सरकार के पास कोई ऐसा पुख्ता इंतजाम या सिस्टम नहीं है जिससे कि हम माइग्रेटरी पॉपुलेशन पर चेक लगा सके और पता कर सके उनके क्रेडेंशियल्स, उनके सस्पिशियस बैकग्राउंड क्या है, आखिर वो कहां के रहने वाले हैं। मैं छोटा सा लूंगा, मैं सितोंसु कठुर पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूं। मेरे एक रिश्तेदार का कत्ल हुआ आज से कई वर्ष पहले। वहां नेपाल के कुछ साथी रहते थे, मैं सभी नेपाल वालों को इसके लिए क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन उनका मर्डर हो गया रात के वक्त, और जो जिन्होंने मर्डर किया है वहां की जनता उन लोगों को जानती थी, लेकिन चूंकि उनकी बैकग्राउंड्स का कोई हिसाब किताब सरकार के पास नहीं था, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बेशकीमती जान चले गई, लेकिन आज तक उन लोगों का पता नहीं लगा और वो लोग फरार हो गए। बिल्कुल ऐसे उत्तराखंड में कई मर्डर्स होते हैं, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूं क्योंकि 60% इलाके उत्तराखंड के इंटीरियर्स के आज पटवारी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, जो कि रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिसर्स हैं, जिनके पास पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल उनके रहते हुए आज वो अनरजिस्टर्ड केस जा रहे हैं, इसीलिए उत्तराखंड की पुलिस कहती है कि वहां पर क्राइम कम हो रहा है, लेकिन क्राइम कम नहीं हो रहा, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं अनरजिस्टर्ड है। हाँ, अनरजिस्टर्ड, ये भी बहुत बड़ी एक बात है कि कितने तो आंकड़े जो हैं वो कागजों में दर्ज ही नहीं होते। प्रदीप जी, जिस तरीके से सुनील जी कह रहे थे कि लगता नहीं है कि राज्य सरकार के लिए कानून व्यवस्था स्थापित करना कोई प्राथमिकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रहे थे उससे तो लगभग यही बात साफ होती है। समर्थ, चिंता की बात यह है कि एक छोटा सा राज्य, पहाड़ी प्रदेश, जिसके 13 जिले हैं और 13 जिले सबसे शांत जिले हैं, इस राज्य के गठन में आपने देखा होगा कि आंदोलनकारियों की तरफ से कोई हिंसा नहीं हुई। हिंसा जो हुई है वो पुलिस और प्रशासन की तरफ से हुई है। उस पहाड़ी प्रदेश में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। जो क्राइम वहाँ बढ़ रहा है वो क्राइम वहाँ नहीं बढ़ना चाहिए था। चिंता इस बात की है, आप देखिए कि रुड़की, मंगलौर, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, काशीपुर, किच्छा और ये फिर कोटद्वार साइड, इन सब इलाकों का क्राइम इतना बढ़ गया है कि अब पहाड़ के लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि कृपया हमारे इलाकों में थाने मत बनवाइए, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये थाने जो हैं ये एक सफेद हाथी साबित हो रहे हैं, ये दिखावा है। अगर थाने से इतना भय हो गया है तो कहीं ना कहीं पुलिस पे ये सवालिया निशान लग रहे हैं, क्योंकि जहां तक बात है राजस्व पुलिस की, पटवारी पुलिस की, वहां अपराध कम है, वहां हत्याएं और बलात्कार कम है, और जैसा कि नेगी जी ने कहा कि अपराध जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं उसने इस कदर वहां अपराध हो गए कि लगता है कि उत्तर प्रदेश का छाया प्रदेश। प्रदीप जी, अजय भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष के इस वक्त। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अजय जी, किस तरह की कानून व्यवस्था है राज्य सरकार के अधीन, किस तरह की पुलिस है राज्य सरकार के अधीन, जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं आपके राज्य में? लगता हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। प्रदीप जी, वही जो बात आप कह रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं कि मतलब समझ में नहीं आता है राज्य सरकार किस तरह से काम कर रही, क्योंकि इस वक्त अगर उत्तराखंड चर्चा में आता है तो वो घोटालों के लिए चर्चा में आता है, वो चर्चा हड़तालों के लिए आता है, वो चर्चा में आता है रामपुर में जिस तरीके से रोहित के साथ जो घटना हो गई उसके लिए आता है, और इस तरीके से कशिश के साथ जो मामला हुआ इसके लिए आता है। देखिए, हाँ, इस प्रदेश की जो छवि नहीं बननी चाहिए थी वो छवि बन रही है, और जो छवि बननी चाहिए थी वो नहीं बन पा रही है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं वहां के जो नेता हैं वो जिम्मेदार हैं, जो राजनीतिक जो सिस्टम है वो फेलियर है। आप देखिए कि उत्तराखंड में आपदा आती है, इस पे किसी का बस नहीं है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आपदा के बाद जो उत्तराखंड जो है उसका जो है कि दूसरी तरीके से एक तरह से पुनर्निर्धारण होना चाहिए कि योजनाएं किस ढंग से वो नहीं हो पा रही है। दूसरा, क्राइम बढ़ रहा है, अपराधों पे अंकुश नहीं रख पा रहे, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव नजर आ रहा है। जी प्रेमा जी,
जिस तरह से प्रदीप जी भी कह रहे थे, जिस तरीके से भी सुनील जी भी कह रहे थे कि अब उत्तराखंड में जो कानून व्यवस्था वो कितनी लचर होती चली जा रही है, तो हम सब देख रहे हैं। इस तरह की घटनाएं उसकी वानगी हैं। जो जगहें उत्तराखंड के जो जिले ऐसे थे जो कमोबेश बड़े शांति प्रिय माने जाते थे, वहां पर भी अब क्राइम का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये किस तरह की उत्तराखंड में किस तरीके की चीजें हो रही, क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप वहां पर पहले तो मैं आपकी एक बात ये काटूंगी, और मैं सुनील जी के और प्रदीप के दोनों के विचारों से बहुत सहमत हूँ। और सीनियर लोग हैं, ये हमसे भी काफी सीनियर हैं। मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि महिला सुरक्षा का मुद्दा एक ही नेशनल लेवल का मुद्दा है। सारी राजनीतिक पार्टियां अगर मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि इसका राजनीतिकरण ना करें। एक बच्ची जो 7 साल की इस दुनिया में नहीं रही, उसका नाम इस तरह से ना उछाला जाए। सन 2012 2-3 साल के अंदर हमारे पूरे देश में इतने महिलाओं के साथ इतना बदतर व्यवहार हुआ है, उनकी जाने गई है, रेप गया, बलात्कार हुआ है, ये सारी चीजें। उसके बाद भी पूरे देश में महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई है? और जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, महिलाओं का सुरक्षा हर राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो में पहला रहता है, लेकिन आज तक होता कुछ नहीं है। उत्तराखंड में भी यही हुआ, बीजेपी की सरकार रही है तब भी इस तरह के मामले आए हैं, और चाहे कांग्रेस की सरकार में इस तरह के मामला। आप बिल्कुल वाजिब बात उठा रही हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ये चर्चा जारी है।